आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी हम बात करेंगे और वो है अपने रिजल्ट के बारे में। अपने स्कूल का जो रिजल्ट है वो पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा रहा, एज यूजुअल हमेशा ही रहता है, इस बार भी। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना अच्छा रिजल्ट इस साल रहा, इससे पहले के ईयर्स में रहा, आपका भी जब आप नेक्स्ट ईयर में आओ इससे भी ज़्यादा कहीं और ज़्यादा अच्छा रहे। बट उसकी प्रिपरेशंस आपके 11th से ही स्टार्ट होगी, तब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आप ये सोचो नहीं 12th में कर लेंगे, 12th में हो जाएगा, कांट पॉसिबल, नहीं हो सकता। यहीं से करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बेस, दिस इज योर बेस। बेस जब स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ सही है। बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं आगे आज की क्लास में। अपना टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, किस तरह से करना था मैंने आपको बताया है। आज एक्चुअली एग्जाम में कैसे करना होता है, किस तरह से एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, हम उसकी बात भी करने वाले हैं। बट सबसे पहले बात करूंगा कि जब एक साथ हमें कई ट्रांजेक्शन्स को मेनली कई ट्रांजेक्शन्स को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना होता है और इस सब का फाइनल कंक्लूजन भी हमें देना होता है, तो वो पैटर्न क्या होगा, किस तरह से हम लोग एक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे हम फाइनल कंक्लूजन देंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हेडिंग में मेंशन करना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये अपना मेन टॉपिक है और इसका फॉर्मेट क्या होगा उसकी बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट जो कॉलम रहेगा वहां पे आपको लिखना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें क्या करना है, हमें लिखना है ट्रांजैक्शन। किस ट्रांजैक्शन को हम एज ए अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर इस लाइन को हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। अब जो पोर्शन अपने पास रिमेनिंग है इसको टू इक्वल पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। ट्रांजैक्शन के बाद जो भी अपने पास पोर्शन है उसको हम टू इक्वल पोर्शन में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। बट रेशियो याद रखना 75-25, 75-25, मतलब एसेट्स को आपको ज्यादा स्पेस देना है, लायबिलिटीज को आपको स्पेस कम देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टोटल एसेट्स, क्या यूज कर रहा हूँ टोटल एसेट्स। इसमें भी एक तो मैंने क्या लिखा, कैश। कैश के साथ में एक इफेक्ट और लेता हूँ और वह है बैंक। कैश और बैंक को मैं एक ही कॉलम में इफेक्ट को शो करूंगा, क्योंकि जितने भी एसेट्स है लायबिलिटीज है सब हम सेपरेट सेपरेट कॉलम बना के अकाउंटिंग इक्वेशन में उनको रिप्रेजेंट करें तो पॉसिबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ड्यू टू पेज साइज। ड्यू टू पेज साइज, पेज की साइज छोटी रह जाती है, कंजेस्टेड वर्क हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करते। इसलिए जो सेम नेचर के हम एक साथ रख देते हैं, तो एक कॉलम तो हमें ये बनाना है। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर स्टॉक। स्टॉक क्या होती है, एसेट्स होती है। एक और बनाएंगे हम डेटर्स। तो बनाएंगे डेटर्स। डू यू नो अबाउट डेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटर। आई मीन देनदार क्या होता है, किसे कहते हैं, आप मुझे बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर, रिप्लाई मी फास्ट इफ यू कैन आंसर मी। तो देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन और इंस्टीट्यूशन को हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं। किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे हम गुड्स सेल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम डेटर्स कहते हैं। तो वो हमारे में अमाउंट नहीं मांग रहा है, हम उसमें अमाउंट मांगते हैं, हमें उससे लेना है, हमें उससे लेना है, तो एसेट्स। इसलिए जिस पर्सन को हमने क्रेडिट गुड्स सेल किया है वो डेटर होगा। डेटर करंट एसेट्स होता है, ऑलवेज मेंटेन डेटर इज पार्ट ऑफ एसेट्स। क्लियर, डेटर के साथ में मैं एक और लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, शॉर्ट में यहां समझ गए। ठीक है,
अब बिल्स रिसीवेबल डेटर में ज्यादा कोई चेंज नहीं है, माइनर सा चेंज है। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। हिंदी में डेटर कहते हैं देनदार, क्या कहते हैं देनदार, और बिल्स रिसीवेबल को बोलते हैं प्राप्य बिल या प्राप्य विपत्र। होता क्या है वो देखिए, चेंज क्या है वो देखिए, दोनों को ये क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को ही क्रेडिट सेल करते हैं, इसको भी और इसको भी। सिमिलरली गुड सेल करते हैं, कैसे करते हैं, दोनों को क्रेडिट करते हैं। तो फिर चेंज क्या है, चेंज ये है कि जिनको हम लोग फेथ बेसिस पे, इस पे फेथ कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप गुड्स ले जाओ, दे देना आराम से पैसे, हम ओनली क्या कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। तो विश्वास के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे हम जिसको गुड्स सेल करते हैं वो डेटर होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फेथ का टाइम नहीं है, तो बीआर में क्या होता है, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, फ्रंट में जो पर्सन वगैरह भी नहीं है मेरे पास, मैं आपको कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा, तो क्या बोलते हैं ठीक है लेकिन आप इसको रिटर्न में लिख के दो, रिटर्न में आप इसका प्रूफ हमें देके जाओ। तो क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है, जो बिल बनाने का पेपर होता है, उस पर पूरी डिटेल लिखता है कि आप हमें इस दिन इस जो माल है, गुड्स है, उसका अमाउंट पे करोगे, और नीचे दोनों के सिग्नेचर होते हैं। तो राइटिंग में दिया है कि मैंने आपसे कुछ दिया है, मैं आपको इतना बार पेमेंट कर दूंगा, राइटिंग में है तो क्या बन जाएगा, वो डेटर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। जब तक वो राइटिंग में नहीं है तब तक वो डेटर है। और राइटिंग में उसने मेंशन करके दिया कि शॉपकीपर लिख के दिया कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, साइन कीजिए इसके ऊपर। साइन में क्या करना है, सिग्नेचर किस बात के हैं, डेटर लिखी है, तो शॉपकीपर लिखा है कि आपको मैंने इतना गुड्स सेल किया है, इस गुड्स का अमाउंट आप इस डे को, इस पर्टिकुलर डे को मुझे या मेरे किसी रिप्रेजेंटेटिव को इस डेट को इतने टाइम बाद पेमेंट करोगे। उसको पढ़कर शॉपकीपर तो डिसाइड कर चुका है, कस्टमर भी उस पर साइन करता है, तो वो जो कस्टमर है वो क्या है, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में आएगा। यदि कोई सेम कस्टमर है तो उसके ऊपर बिजनेसमैन ने या बिजनेस ने फेथ कर लिया, तो फिर वो बिल्स रिसीवेबल नहीं होगा, वो डेटर ही रह जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आर यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल? ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट में क्या लिया, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, क्लियर, कोई भी व्हीकल, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो हम वन बाय वन उनके नेम मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक ही कॉलम बना रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी टाइप्स के फिक्स्ड एसेट्स होगी उनका पेपर इसी कॉलम में शो करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। आप भी क्या करना, कॉलम को नीचे इस तरह से बड़ा कॉलम मेंटेन मत करना, छोटे कॉलम बनाना, ताकि आगे हम और भी कॉलम क्रिएट कर सकें। लास्ट में एक और इसको देता हूं अदर का, इसके दूंगा अदर का। ये तो किसका है, टोटल एसेट्स हो गए इक्वल। अब टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है, यहां पे लिखता हूं टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की कितने कॉलम बनानी है, ज्यादा नहीं बनाने हैं, एक कॉलम बताइए कितना बनाना है, कैपिटल, क्या बनाना है, कैपिटल। एक कॉलम बनाएंगे ऑलवेज हम लोग क्रेडिटर, सी आर ई क्रेडिट और क्रेडिटर, और इसी के साथ मैं लिख रहा हूं बिल्स पेबल, क्या लिखा है, बिल्स पेबल, और लास्ट वन अदर लायबिलिटीज। ये आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का,
आप ऑलवेज जब कोई भी क्वेश्चन हो इसी फॉर्मेट में अपना काम कर सकते हो, कभी आपको डाउट नहीं है आएगा। तो हमें एसेट्स के कितने कॉलम प्रिपेयर करने हैं, टोटल एसेट्स के कितने कॉलम प्रिपेयर करना है 5 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 कॉलम में कितने भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हो, हम उनको अकाउंटिंग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और लायबिलिटीज में कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल का कॉलम बन गया और अदर लायबिलिटीज का टोटल 3। और मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्रेडिटर क्या है और बिल्स पेबल क्या है। सेम थिंग है, सेम थिंग है। कैसे? मैं भी, हमारा बिजनेस अभी जिसने हमने बात की थी कस्टमर की बात की थी, हम अपने कस्टमर को क्रेडिट गुड सेल कर रहे हैं। हम भी तो आई मीन अपना बिजनेस भी तो कहीं से कुछ परचेज करता है। सेल तो तभी करेगा ना जब उसके पास गुड्स होगा। सेल ओनली उसी वे में होगा जब खुद के पास क्या होगा, गुड्स होगा। तो हम भी आई मीन हमारी बिजनेस, हमारा शॉप भी तो कहीं से गुड्स लाती है, और जिससे गुड्स लेके आ रही है, हमने कहा भैया हमारे पास भी पैसे नहीं, हम बाद में देंगे। इस बार कस्टमर हमारा बिजनेस है, इस बार कस्टमर क्या हमारा बिजनेस है। तो उसने कहा ठीक है बात नहीं, बाद में देना। तो उसने हम पे क्या किया, इस बार हम पे, हम कस्टमर नहीं, हम खुद शॉपकीपर है, हम कहीं से कुछ ला रहे हैं, उसने हम पे बिलीव किया और बिलीव करके कहा फेथ करके कहा ठीक कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे देना। तब तो ओनली क्या रहा, वो क्रेडिटर ही रहा। उसने कहा ठीक है आप पैसे बाद में दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट प्लीज आप ये रेंटिंग में दे दो। तो अब हम उसके लिए क्रेडिटर नहीं रहे, हम उसके लिए क्या, बिल्स पेबल बन गए। इट मींस इसका मतलब बिजनेस को उधार माल बेचता है, बिजनेस को क्रेडिट सेल करता है, वो तो डेटर है, क्या है, डेटर। बट बिजनेस जिसे क्रेडिट गुड्स परचेज करता है वो क्या है, क्रेडिटर। रेटिंग में डेटर है, बिल्स रिसीवेबल। रेटिंग में हमारे बिजनेस ने जिससे गुड्स परचेज किया उसको लिख के दिया तो क्या हो गया, बिल्स पेबल। ये फॉर्मेट आपके प्रॉपर्ली सबके समझ में आ गया है क्या? ये फॉर्मेट आप सबके प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? प्लीज रिप्लाई। और अच्छा समझ में आ जाएगा जब हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, ट्रांजैक्शन को इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। और अब हम वही स्टार्ट करेंगे किस तरह से हम इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अभी इनिशियल वीडियो में आपके सामने 5 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं और उनको फिर हम इसमें शो करेंगे। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड ऑफ रुपीज 1 लाख। सबसे पहले लिखा मैंने बिजनेस स्टार्टेड ऑफ रुपीज 1 लाख, ये लिखा मैंने फर्स्ट। देन लिखूं गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज 40,000। थर्ड में गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 50,000। देन salary paid, then commission received, salary paid 5,000, commission received 2,000। एक और लेते हैं मशीनरी परचेज 10,000। ये 6 ट्रांजैक्शन है और इन्हें हमें इस अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में बता देता हूं। बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ किया, कितने से प्रारंभ किया, 1 लाख रुपए से। गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा, कितने का, 40,000। गुड्स सोल्ड, माल बेचा, कितने का, 50,000 रुपए। सैलरी पेड, सैलरी मींस वेतन, वेतन चुकाया 5,000 रुपए। कमीशन रिसीव, कमीशन तो कमीशन कहते हैं, रिसीव मतलब प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया 2,000। मशीन भी परचेज, परचेज फिर से आ गया यानी खरीदा, क्या खरीदा, मशीन खरीदी। अब इसको किस तरह से करना है देखिए। सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड, उस ट्रांजैक्शन में लिख देना जो वहां था। समरी कर सको, शॉर्ट में भी लिख सको, डजंट मैटर, आप लिख सकते हो। बिजनेस स्टार्टेड। अब देखिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कितना माल लगा, बजट रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट किया
तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एसेट्स में होगा तो कौन से कॉलम में होगा, लायबिलिटीज में होगा तो कौन से कॉलम में होगा, ये आपको बताना है। बिजनेस स्टार्टेड, एक ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट किस पे आएगा, एसेट्स पे आएगा तो कौन सी एसेट्स पे आएगा, लायबिलिटीज पे आएगा तो कौन सी लायबिलिटीज पे आएगा। कल की क्लास में मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। कैन यू रिप्लाई मी effect of this transaction on balance on accounting equation? Yes or no? Absolutely. बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑलवेज कैपिटल तो इफेक्ट होगा ही होगा, और कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितने से इंक्रीज हो जाएगी, अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपए से, कितने से 1 लाख रुपए से, ठीक है। और यदि कंफ्यूजन हो जाए तो एंट्री बना के देख लिया करो, है ना, एंट्री भी आपको उस बात पर रिप्लाई कर देगी कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश दे रहा है बिजनेस, बिजनेस कैश दे रहा है बिजनेसमैन, बिजनेस को कैश दे रहा है, कौन दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, कैश। और कैश क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, लास्ट वीडियो में कहा था कैश एसेट्स है, एसेट्स में कौन से एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इसका मतलब 1 लाख रुपए बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हो गया है, 1 लाख रुपए से बिजनेस का जो कैश है वो भी इंक्रीज हो गया है। और इस ट्रांजैक्शन में और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए क्या मेंशन करेंगे, जीरो मेंशन करेंगे और कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? आप चेक भी करोगे, चेक भी कर लेते हैं, इधर 1 लाख है एसेट्स में, टोटल एसेट्स, इधर भी लायबिलिटीज का भी 1 लाख है, ये भी इक्वल हो गया। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? क्या प्रॉपर्ली ये बात आप समझ चुके हो किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट होता है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इतना हो जाने के बाद क्या करना है, इसमें कहीं कोई लाइन नहीं बनानी है, बट इसमें आपको जैसे आपका जो ट्रांजैक्शन आप इंपोर्ट करते हो ये लाइन यहाँ फिक्स होती है, वहीं पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये इक्वल के साइन में मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, अब सेकंड ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करते हैं, गुड्स परचेज, शॉर्ट में लिखा है गुड्स परचेज। इसका इफेक्ट कहां आएगा, बिजनेस ने माल खरीदा है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है सेल करने के लिए, तो इसका इफेक्ट कहां कहां आएगा, किसको इफेक्ट करेगा, किसको प्रभावित करेगा, इन सब में से आई मीन एसेट्स में किसको इफेक्ट करेगा, लायबिलिटीज में किसको इफेक्ट करेगा। लास्ट वीडियो में बताया था गुड्स चाहे परचेज करो या सेल करो, गुड्स परचेज करो या सेल करो, ऑलवेज स्टॉक को इफेक्ट करेगा, गुड्स परचेज करो या सेल करो ऑलवेज स्टॉक को इफेक्ट करेगा। तो परचेज करने से अपना स्टॉक सेम रहेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसमें कुछ चेंज होगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो भी स्टॉक पड़ा है और मैं और परचेज करता हूं तो मेरा स्टॉक अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से कैश इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक इफेक्ट आएगा 40,000 रुपीज से। कैश इफेक्ट आएगा नहीं, देखते हैं, ठीक है। सेकंड इफेक्ट किस पे आएगा, एंट्री बना के देखो, परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टॉक तो बढ़ जाएगा, माल तो है दुकान में बढ़ जाएगा, लेकिन पैसे, माल तो बढ़ जाएगा, स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा, कुछ तो इंक्रीज हो जाएगा, बट पैसे इंक्रीज नहीं होंगे। जब परचेज करके लाओगे तो कैश पे इफेक्ट होगा नेगेटिव, यानी कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट आएगा कैश पे, रिड्यूस हो जाएगा तो माइनस का साइन लगाओगे, इसका साइन लगाओगे, माइनस का साइन आप यूज करोगे। और कहीं भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें जीरो मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, जीरो मेंशन करेंगे। अभी लाइन मैंने रॉन्गली प्रिपेयर कर दी है, नहीं लिखेंगे हम, ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ रीजन है तो नेक्स्ट इक्वेशन के साथ बताऊंगा। क्या सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, समझ में आ गया कि आर यू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, हाउ टू रिप्रेजेंट इन फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। रिप्लाई करके बताइए सेकंड वाला, सेकंड जो है वो आपको समझ में आ गया प्रॉपर्ली, सेकंड जो है वो आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गया है।
ओके, देखो लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, पर मिस्टेक क्या होगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद, फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, हम प्लस करना है, सपोज प्लस करना है, फिर 2100 को प्लस करना है, किसी वैल्यू से नहीं करना तो लाइन थोड़ा आएगी। लाइन कब आएगी कि इसमें मुझे सपोज 1358 लिखना है, तब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। सिंगल वैल्यू के लिए कभी लाइन नहीं आती, जब लाइन जो वैल्यू 2 हो जाती है, मोर देन 1 हो जाती है तो लाइन आती है। अब वैल्यू मोर देन 1 हो चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कंबाइंड हो चुके हैं, अब मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन का जो ट्रांजैक्शन में किया है उनका ओवरऑल इफेक्ट बताना है। क्या बताना है, ओवरऑल इफेक्ट बताना है। कैसे बताना है, देखिए कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास केस इन हुआ था, केस आया था 100 रुपीज से आया था, और सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने कुछ परचेस किया था, तो अब हमारे पास 100 रुपीज नहीं है, अब हमारे पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है, हमारे पास 60,000 रुपीज रिमेनिंग है। और इन दोनों को क्या करना है, एडजस्ट करना है। 40 है, फर्स्ट में कुछ नहीं था, सेकंड में 40 हमारा इंक्रीज हुआ, तो 0 में 40 को इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 40 ही होगा। यहाँ पहले भी 0, अभी भी 0, 0 0 0 0। कैपिटल 1 लेते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन में कैपिटल इफेक्ट नहीं हुई, कितनी रहेगी 1 रुपीस, ये भी 0 ये भी 0, इक्वल है नहीं, चेक कर सकते हो। 60 प्लस 40 1 लाख, तो टोटल एसेट्स में कितना 1 लाख, और लायबिलिटीज में कैपिटल में भी कितना 1 लाख, एसेट्स भी इक्वल और लायबिलिटीज भी इक्वल। क्या यहां तक बात समझ में आती है, आर यू अंडरस्टैंड? क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपकी? फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद कभी हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है, जब मोर देन 1 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तभी हम करेंगे। अब एक और बात है, जैसे एक कि हम यहां पे लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन, क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन। आई बात समझ में? अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन को लेते हैं, न्यू इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट के बाद यूज नहीं करेंगे, क्यों, एडजस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही अपने आप में इक्वेशन न्यू नहीं है, पर सेकंड के बाद जो कंक्लूजन है वो आपका न्यू इक्वेशन बनता है। अब एक गुड सोल्ड, तो क्विकली बताइए गुड सोल्ड का इफेक्ट कहां आएगा, ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर देता हूं, गुड्स सोल्ड, इसका इफेक्ट कहां होगा, क्विकली बताइए। हमने माल बेच दिया, गुड्स सेल कर दिया, इसका इफेक्ट कहां आएगा, किस जगह इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली अभी आज की क्लास में क्या था, गुड्स परचेज करेंगे तो भी स्टॉक इफेक्ट होगा, गुड्स सेल करेंगे तो भी इफेक्ट होगा। गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास 40,000 गुड्स था, थोड़ा चेक करेंगे और आप समझ भी जाओगे। मैं गुड्स परचेज में लिखा हूं यहां पर 80,000, कितना लिखा हूं मैं, 80,000, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा 80,000, आप समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया, ये 20,000 रिमेनिंग होगा, यहाँ पर भी मैं 80,000 की यूज कर रहा हूँ, कैश माइनस जाएगा, ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिए। हमारे पास पहले से कितना स्टॉक है, 80,000, यदि मैं चेंज नहीं करता और मैंने यहाँ पर कितना यूज किया था, 40 यूज किया था, क्या 40,000 का तो गुड्स ही आपके पास, 50 कैसे बचोगे, 50,000 का माल है और 45,000 का माल, सॉरी 40,000 का गुड्स है और 50 में आप सेल कर रहे हो और आपको ये भी नहीं बताया जा रहा कि प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ तब तो हमें पता होगा कितने का गुड्स था, ये नहीं पता ना कितने का गुड्स था, वो नहीं पता, वो आगे ट्रांजैक्शन में आएगा। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं कि 80,000 गुड्स था, उसमें से कितने का गुड्स सेल कर दिया, हर ट्रांजैक्शन में 50 का सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया, 50 का, तो 50 का सेल कर दिया तो 50 का स्टॉक तो कम हो गया, कितने का स्टॉक कम हो गया, 50 का। क्या कैश में भी कोई इफेक्ट आएगा, क्या कैश में भी कोई इफेक्ट होगा ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, क्या कैश में भी कोई इफेक्ट आएगा इसका या नहीं आएगा? गुड्स सेल करने से, माल बेचने से हमारे पास कैश सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगा, इतना ही नहीं। There are 3 options for you. First is
same, I mean no change. Second, increased. Third, decreased. What will be your answer? Absolutely increase हो जाएगा, तो हम increase कर देंगे रुपीस। इस यहाँ फिट नहीं है, यहाँ फिट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ क्या यूज करना है? आप तो हर इक्वेशन के बाद आफ्टर एवरी इक्वेशन हम लिखना है न्यू इक्वेशन। आफ्टर एवरी इक्वेशन करना है, न्यू इक्वेशन लिखना है। केस 20,000 का हमारे पास रिमेनिंग था, 50 का सेव करने से और आ गया, 20 पहले से था, 50 और आ गया हमारे पास। तो इसमें कैश कितने का हो गया? एट प्रेजेंट हमारे पास 70,000 का कैश है। गुड्स हमने सेकंड ट्रांजैक्शन में 80,000 का परचेज किया था। कितने का किया था? 80,000 का, और 50 का तो सेल्स कर दिया ना, डेटा चला गया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कितने की है? 30,000 रुपीस की। आई मीन रिमेनिंग स्टॉक है वो 30,000 का अपने पास बचा हुआ है। इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है। 1 = 0 1 लिख देगा, 0 0। टोटल चेक कर सकते हो, 30 + 30 1 लाख होता है, और लायबिलिटीज में कितना है? 1 लाख रुपीस का अमाउंट है, 1 लाख रुपीस। देन हम ट्रांजैक्शन 4 की बात करते हैं, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी पे की, इसको आप समझिए, प्रॉपर्ली समझना। पे किया है, पे किया है तो ऑब्वियसली कैश तो इफेक्ट होगा। पेमेंट किया है ऑब्वियसली कैश तो इफेक्ट होगा, बट इफेक्ट तो 2 पे आना चाहिए। सिंगल इफेक्ट नहीं हो सकता, 2 पे इफेक्ट होगा। सेकंड क्या इफेक्ट होगा? तो याद रखना और सुनना और समझना। एक्सपेंस और इनकम दोनों डायरेक्टली किसको इफेक्ट करते हैं? कैपिटल को। एक्सपेंस और इनकम डायरेक्टली ऑलवेज किसको इफेक्ट करेंगे? कैपिटल को इफेक्ट करेंगे। इसको माइंड में रखना। एक्सपेंस भी कैपिटल को इफेक्ट करेगा और इनकम भी कैपिटल इफेक्ट करेगी। क्लियर? क्यों करेंगे इसका हम आगे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जानना है, कैपिटल एक्सपेंस और इनकम से इफेक्ट होती है। एक्सपेंस होने से ध्यान दीजिए, एक्सपेंस होने से कैपिटल माइनस होती है और इनकम होने से कैपिटल आपकी प्लस हो जाती है। एक्सपेंस होने से आपने जितना पैसा लगाया, खर्चा हो गया, तो कैपिटल उतनी रहेगी या कम हो जाएगी? सीधी सी बात। आपने 1 लाख रुपए लगाया था, ठीक है, और आपने एक्सपेंस कर दिया, तो उससे आपकी कैपिटल उतनी नहीं है, कैपिटल आपकी रिड्यूस होगी। इनकम हो जाती है, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपेंस चल रही है, चले क्या है? एक्सपेंस है। तो सबसे पहले बार इफेक्ट किस पे आएगा? कैश पे आएगा और 5,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। कैपिटल भी एक्सपेंस से कम होती है तो कैपिटल भी माइनस हो जाएगी 5,000 रुपीज से। 0 0 0 0 0 और 0। इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। इस ट्रांजैक्शन के लिए भी बताना कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपके समझ में आ गया है? क्या ये जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, सैलरी पेड, आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? इसको ध्यान रखते हुए ओके, इनकम कैपिटल को इंक्रीज करेगी, एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज करेगी। देन नेक्स्ट है, यहां पे है न्यू। आफ्टर एवरी इक्वेशन बना नहीं है, के 70 का 5,000 एक्सपेंस कर दिए, हमारे पास 65 रिमेनिंग रह गए। इस बार की ट्रांजैक्शन में स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 0 0 0। यहां बनने कैपिटल की 5,000 से कम हो गई, इट मींस 95 हो गई, 0 एंड 0। और इफेक्ट देखिए 65 + 90 95, वहां भी कितना है? 95। फिर कमीशन रिसीव, बताइए कमीशन रिसीव का क्या इफेक्ट होगा? कमीशन रिसीव करने का क्या इफेक्ट होगा? कमीशन रिसीव करने का क्या इफेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। कमीशन रिसीव करने का क्या इफेक्ट होगा? कैन यू रिप्लाई मी? कमीशन रिसीव कर लिया, रिसीव इनकम, हिंट दे रहा हूं, रिसीव मतलब इनकम। अब इनकम से एक कैश पे इफेक्ट आएगा और एक कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। पैसे और मिल गए आपको एज अ कमीशन, तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया?
2000 स्टॉक इफेक्ट नहीं आएगा, इसके भी नहीं आएगा, इसके भी नहीं आएगा, इसके भी नहीं आएगा। कैपिटल मैंने यहाँ बताया था एक्सपेंस होने से कैपिटल इंक्रीज होती है प्लस सॉरी एक्सपेंस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है माइनस हो जाती है, बट इनकम होने से कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है। 2000 रुपीज से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से क्या आएगा अपना न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास कैश होगा 67,000 स्टॉक उतना ही है 0 0 0 कैपिटल हो गया 97,000 0 और 0 एंड लास्ट वन 6 मशीनरी परचेज कॉलम छोटा है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। मशीनरी परचेज इसका इफेक्ट कहां आएगा जल्दी से पहले मशीनरी परचेज की है आपके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट कहां आएगा डिंपल क्योंकि बताइए मशीनरी परचेज की इसका इफेक्ट कहां आएगा कौन कौन से कॉलम को इफेक्ट करेगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू यू व्हिच एसेट्स affected and which liabilities affected by this transaction no मशीनरी गुड्स नहीं मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती है आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा मशीनरी हम लोग यहाँ पे बेचने के लिए नहीं गुड्स होता है सेल करने के लिए परचेज करते हैं मार्जिन ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं मशीनरी क्या है हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है ठीक है जनरल क्या मानते हैं नॉर्मल एक डिपार्टमेंटल स्टोर आपने मान लिया तो उसके लिए मशीनरी है या काउंटर है या फैन है एज ए डिपार्टमेंट स्टोर के लिए क्या है एसेट्स है वो यूज करने के पर्पस से लाया है इसलिए स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा फिक्स्ड एसेट्स इफेक्ट होगी तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितने से इंक्रीज हो गई 0 0 0 हमारी इफेक्ट हो गई 10,000 से लेकिन आप जब मशीनरी परचेज करके ला रहे हो 10,000 से तो कैश तो इफेक्ट होगा मशीनरी 10,000 से परचेज करके ला रहे हो मशीनरी परचेज करना एक्सपेंस नहीं है फिक्स्ड एसेट्स है मशीनरी परचेज करना क्या है फिक्स्ड एसेट्स है एंट्री बनाना चाहिए क्या होगा रियल अमाउंट है मशीनरी अकाउंटेबल टू कैश मशीनरी क्या होगी कम्स इन कैश क्या होगा गोज आउट मशीन इफेक्ट हुई और कैश इफेक्ट हुआ तो कैश आपका -7,000 से तो लाइन ड्रॉ कर देंगे अब सारे हमने और 6 ट्रांजैक्शन यहां पे इफेक्ट हमें फर्स्ट में बताओ ये समझ में आ गया आपके लास्ट तक फर्स्ट मुझे बताओ लास्ट वाला जो था मशीनरी परचेज ये इक्वेशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया गुड्स नहीं है मशीनरी एसेट्स है ओके अब जब सारे अपने इक्वेशन हो जाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग फाइनल इक्वेशन कब लिखेंगे जब सारे इक्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अब ओवरऑल बताना है कि सब ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस पे एक्चुअली क्या इफेक्ट हुआ है तो हम उनका कंक्लूजन जो करेंगे लास्ट इक्वेशन आएगा उनका फाइनल इक्वेशन इसके बाद कैलकुलेशन नहीं होगा तो फाइनल इक्वेशन मतलब कितना रहेगा कैश 67 था कैलकुलेट चला गया 57 कैश बच गया स्टॉक हमारे पास अभी भी 30,000 का ही है 0 10,000 इन एसेट्स आ गई 0 कैपिटल 97,000 की है यहाँ भी इफेक्ट किया था यहाँ भी लिया था ये भी 0 ये भी 0 अब लास्ट में आप इस कॉलम में लाइन खींच सकते हो अब आप टोटल चेक करके अपना आंसर चेक कर सकते हो 57 + 30 57 + 30 87 + 10 97 तो एसेट्स कितनी हुई 97 और लायबिलिटीज कितनी है 97 यहाँ पे हम सबने इक्वल लगा देंगे इक्वल ही हो रहा है आप चेक कर सकते हो तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर हमें समझ में आ गया है क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर वे में आपके समझ में आ गया है मैं करके बताना अभी 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 2 क्वेश्चंस आपको मैं वो कराऊंगा जिससे एक और कॉन्सेप्ट परफेक्टली आपको समझ में आ जाए जल्दी से रिप्लाई करके बताना क्या ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन का रिप्लाई नहीं ओके वेरी गुड इसकी प्रैक्टिस करना आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच